ठीक है सब। तो आज हम लोग बात करेंगे थायराइडेक्टमी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थायराइड का रिमूवल इज़ बेसिकली थायराइडेक्टमी। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इनके जो प्रोसीजर्स होते हैं। तो बेसिक चीज़ें आज जितना भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो करेंगे। तो बेसिकली स्टेप्स इन थायराइड सर्जरी क्या क्या होंगे। पहले तो इसका पोजीशन जान लो, कैसे हम लोग करते हैं। रिवर्स टेंडुलम ब्लॉक पोजीशन में, ठीक है ना। हम लोग इसको करते हैं रिवर्स टेंडुलम ब्लॉक पोजीशन में, क्योंकि हमको डिक्रीज़ करना है ब्लीडिंग फ्रॉम द नेक। तो हम लोग को इसका जो है ब्लीडिंग जो है हमें नेक से कम करना है, इसलिए टेंडुलम बग पोजीशन अलग होता है, रिवर्स टेंडुलम बग पोजीशन अलग होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे रिवर्स टेंडुलम बग पोजीशन में, ठीक, ताकि हमें ब्लीडिंग हमारी जो है डिक्रीज़ हो। नेक एक्सटेंडेड पोजीशन, डॉग बार्किंग पोजीशन, रोज पोजीशन। तो इसमें क्या एक पोजीशन होती है स्पेसिफिकली, ताकि हम लोग सर्जरी अपने अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो एक होता है डॉग बार्किंग पोजीशन, रोज पोजीशन या नेक एक्सटेंडेड पोजीशन। तो भाई अगर फ्लेक्शन में है नेक तो कहीं वैसे ही नहीं एक्सपोज होगा, एक्सटेंशन में तो जाना ही पड़ेगा। एक्सटेंडेड पोजीशन को डॉग बार्किंग पोजीशन कहते हैं। बाई कीपिंग अ सैंड बैग बिलो द नेक। तो नेक के नीचे एक सैंड बैग डाल देते हैं, ठीक है ना। जिससे तुम मान लो कि अगर तुम्हें रिवर्स वो देखना है, डॉग बार्किंग पोजीशन देखना है, तो एक काम करो, लेट जाओ और अपने गले के नीचे तकिया लगा लो, और 30 डिग्री तक का तो तकिया होना चाहिए हेड पोजीशन। अब तो वही कहते हैं डॉग बार्किंग साइन, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्किन क्रीज इंसीजन दोगे, कोचेस ट्रांसफर सर्वाइकल इंसीजन देते हो 1 सेंटीमीटर बिलो क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो मान लो ये बेसिकली ये जो एनाटमी है इसकी समझते ही हो, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसके 1 सेंटीमीटर नीचे ट्रांसफर सर्वाइकल इंसीजन देते हो, उसको कोचर्स इंसीजन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसके बाद, क्या करते हैं, सब प्लेटाइजमल फ्लैप रेज बिलो टिल सुप्रास्टर्नल, मतलब कि सुप्रास्टर्नल नॉच तक तुम इसकी जो है सब प्लेटाइजमल फ्लैप को उठाओगे, और ऊपर की तरफ में टिल थायराइड कार्टिलेज। ऊपर की तरफ में इसमें देखो, जब ट्रांसफर सर्वाइकल इंसीजन दोगे तो इसमें सब प्लेटिस्मल फ्लैप आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ में टिल थायराइड कार्टिलेज उठाओगे, और नीचे की तरफ में तुम्हारा क्या है, सुप्रास्टर्नल नॉच तक इसके फ्लैप को उठाओगे। ओपन डीप फेशिया ऑफ द नेक। तो डीप फेशिया ऑफ द नेक को तुम खोलोगे सब प्लेटिस्मल फ्लैप के बाद। तो स्ट्रैप मसल्स को फिर काटोगे और रिट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो जो स्ट्रैप मसल्स हैं उनको काट दोगे, कहोगे कि हाँ भैया स्ट्रैप मसल्स अपने काट रहे हैं, और रिट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करोगे कि डीप फेशिया ऑफ द नेक को तुम काट दोगे, ठीक है। पहले क्या करना है, तुमने गए, तुमने इंसीजन दिया, ट्रांसफर सर्वाइकल इंसीजन दिया, डीप फेशिया को तुमने काट दिया, फिर सब प्लेटाइजमल फ्लैप को तुमने रिट्रैक्ट किया, फिर डीप फेशिया को काटा, ठीक है, ओपन किया डीप फेशिया को, फिर स्ट्रैप मसल्स को काटा, रिट्रैक्ट किया, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइगेटेड वेसल्स इज मिडिल थायराइड वेन, ये इंपॉर्टेंट है। मिडिल थायराइड वेन इज द फर्स्ट लाइगेटेड वेसल, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, अगर थायराइडेक्टमी का प्रोसीजर कर रहे हो, अगर ये लिख के आ जाओगे फर्स्ट वेसल इज लाइगेटेड इज मिडिल थायराइड वेन, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि हाँ बंदे ने पढ़ा है एटलीस्ट, ठीक है ना। तो पहले तो एक तो स्किन आता है, फिर सब प्लेटाइजमल फेशिया आती है, फिर डीप फेशिया आती है, फिर स्ट्रैप मसल्स आते हैं, यही चीज़ें हैं। फिर क्या करोगे, फिर क्या लाइगेट करोगे, मिडिल थायराइड वेन लाइगेट कर दी, फिर क्या लाइगेट करोगे, देन लाइगेट आर्टरी नियर द ग्लैंड, ठीक है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करोगे तो वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की इंजरी को प्रिवेंट करेगा, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के ओर लाइगेट करोगे प्रिजर्व द पैराथायराइड ग्लैंड ब्लड सप्लाई। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई को इंफीरियर थायराइड ग्लैंड आर्टरी जो है प्रिजर्व करेगी हमेशा। इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमेशा जो है पैराथायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखेगी। प्लेस ड्रेन फॉर 24 आवर्स, लुक फॉर ब्लीड। तो ड्रेन को हम लोग को 24 घंटे के लिए हमेशा रखना है, वहाँ पे ड्रेन एक डालना है, ताकि ब्लीडिंग जो अगर हो तो वो उससे सक कर ले, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ थायराइडेक्टमी क्या होता है। टाइप्स ऑफ थायराइडेक्टमी में तुम लोग जान लो कि हेमीथायराइडेक्टमी होती है। हेमीथायराइडेक्टमी बेसिकली क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ 1 लोब प्लस इस्थमस। तो मान लो ये बीच वाला हिस्सा अगर इस्थमस है तो एक लोब हम लोग निकाल लेंगे, एक साइड का लोब हेमीथायराइडेक्टमी में, और इस्थमस का एरिया निकाल लेंगे। तो इसको और क्या कहते हैं, लोबेक्टमी, क्योंकि लोब निकाल रहे हैं। डन इन बिनाइन डिसऑर्डर ऑफ 1 लोब। तो बिनाइन डिसऑर्डर कोई अगर होता है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है ना, एक लोब का कोई बिनाइन डिसऑर्डर हो गया, तो उसके केसेस में हम लोग करते हैं बिनाइन डिसऑर्डर ऑफ 1 लोब, ठीक है। सब टोटल थायरेक्टमी में क्या करते हैं हम लोग, दोनों लोब निकाल लेते हैं, लेकिन 4 से 6 ग्राम लेफ्ट कर देते हैं नीच लोब सुपीरियरली। तो 4 से 6 ग्राम सब टोटल में बेसिकली क्या करना है, सब मतलब टोटल तो टोटल है उसका सब मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। तो सुपीरियर भाग में जो उसका सुपीरियर पोल में क्या होता है, 4 से 6 ग्राम का थायराइड हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब टोटल थायराइडेक्टमी हो गया, ठीक। नियर टोटल थायराइडेक्टमी में लेस देन 1 ग्राम ऑफ थायराइड इज लेफ्ट इन ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रूव। तो ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रूव में हम लोग लेस देन 1 ग्राम ऑफ थायराइड छोड़ते हैं, एडजेसेंट टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एट लिगामेंट ऑफ बेरी।
तो ये क्या होता है, एडजेसेंट टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होता है इन द एट लिगामेंट ऑफ बेरी। ये लिगामेंट ऑफ बेरी के एडजेसेंट टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होता है। और 1 ग्राम हम लोग थायराइड छोड़ देते हैं इन द ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रुप। अब हम लोग अगर हम तुमसे पूछेंगे यार भाई क्यों छोड़ना है हमें थायराइड ग्लैंड, देखो थायराइड ग्लैंड बेसिकली हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो इतना तो ऑब्वियसली थायराइड, देखो थायराइड ऐसा ग्लैंड है जो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है ना। अगर तुम थोड़ा भी टिश्यू छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रेगुलेट करके मेंटेन कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी BMR कम हो जाएगी। और ऑफकोर्स अगर तुम्हारी BMR कम होती है, तुम्हारी बॉडी पे पूरे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस आएंगे, लेथार्जी, लेजीनेस, ये सब सिम्टम्स तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो तुम ऐसे नहीं मरोगे तो ओबेसिटी से मर जाओगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कोलैप्स से मर जाओगे, ऐसे करके इन द लॉन्गर रन इन कारणों से मर जाओगे, राइट। तो इसलिए हमें थायराइड का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना ज़रूरी हमें समझ में आता है, ठीक है ना। बच्चों में तो छोड़ना ही छोड़ना, बच्चों में तो आप यू कैन नॉट टेक अ चांस, ठीक है ना। बच्चों में तो करना ही करना है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक होता है हार्टले डनहिल प्रोसीजर, ठीक है। हार्टले डनहिल प्रोसीजर में क्या करते हैं, लिविंग 10 to 12 ग्राम्स ऑफ थायराइड इन 1 लोब विथ रिमूवल और रेस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे 10 से 12 ग्राम का जो है थायराइड हम लोग छोड़ देते हैं इन 1 लोब विथ रिमूवल ऑफ रेस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। तो रिमूव कर लेते हैं रेस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को, 10 से 12 ग्राम का थायराइड छोड़ देते हैं, राइट। टोटल थायराइड में पूरा निकाल दिया, टोटल कह रहे हैं तो रिमूवल ऑल विजिबल थायराइड टिश्यू इन थायराइड मैलिग्नेंसी डन इन थायराइड मैलिग्नेंसी बिनाइन डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग बोथ लोब। तो थायराइड मैलिग्नेंसी में आप लोग करोगे कोई बिनाइन डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर बिनाइन हो गया जो दोनों लोब्स को इन्वॉल्व कर लिया, या होल थायराइड ग्लैंड इज रिमूव, इसमें सारा का सारा थायराइड ग्लैंड निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ थायराइडेक्टमी की, ऑब्वियसली पहला कॉम्प्लिकेशन होगा हेमरेज कॉज बाय ब्लीडिंग फ्रॉम मस्कुलर आर्टरी। कोई भी हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया मस्कुलर आर्टरी से, स्लिपेज ऑफ लाइगेचर फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड वेसल। स्लिपेज हो गया किसका, लाइगेचर का, कहाँ से, सुपीरियर थायराइड वेसल से तुम्हारा स्लिपेज हो गया लाइगेचर का, ठीक है ना। लाइगेचर ही स्लिप कर गया। पहला क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, उससे कहाँ से ब्लीडिंग हुआ, तुम्हारा ब्लीडिंग हुआ कहाँ से, मस्कुलर आर्टरी से तुम्हारा ब्लीडिंग हुआ। हेमरेज कैसे हुआ, कॉज बाय ब्लीडिंग फ्रॉम मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी से तुम्हारा कोई भी ब्लीडिंग हो गया। या तुम्हारा तुमने लाइगेचर बांधा था जो सुपीरियर थायराइड वेसल से, वो स्लिप कर गया, तो लाइगेचर स्लिप करने के कारण से हो गया। मैसिव ब्लीडिंग लीड्स टू टेंशन हेमाटोमा। अगर मैसिव ब्लीडिंग हो गई तो वहाँ पे ऑब्वियसली हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, टेंशन हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट में एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर सर्जरी। तो अगर हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो गया तो पेशेंट क्या है, वो एक्सपीरियंस करेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी हो गई तो उसको बाद में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, वो बंदा सांस वास नहीं ढंग से ले पाएगा, सर्जरी के बाद में उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है देखेंगे, मोस्ट कॉमन कॉज इज लैरिंजियल एडिमा ड्यू टू एक्सट्यूबेशन इंजरी। अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, लैरिंजियल एडिमा हो जा रहा है, ठीक है ना। बंदे का जो लैरिंग्स है वो सूज जा रहा है ड्यू टू एक्सट्यूबेशन इंजरी, तो वहाँ पे एक्सट्यूबेशन इंजरी हुई, लैरिंजियल एडिमा हो गया। अदर कॉजेज आर बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी, टेंशन हेमाटोमा। तो इसके अदर कॉजेज में क्या हो सकता है, बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी हो गई या टेंशन हेमाटोमा हो गया, तो इसके कारण से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और दिक्कत हो गई बंदे को। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेज लैरिंजियल एडिमा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है इसमें लैरिंजियल एडिमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है ना, ड्यू टू एक्सट्यूबेशन इंजरी। एक्सट्यूबेशन इंजरी के कारण से इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा कारण है लैरिंजियल एडिमा का। देखो अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, मान लो कि किसी बंदे को मोस्ट कॉमन कॉज है क्या, लैरिंजियल एडिमा हो गया। लैरिंजियल एडिमा हो गया तो ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है ड्यू टू एक्सट्यूबेशन इंजरी। अदर कॉजेज की क्या होंगे, बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी हो सकता है या टेंशन हेमाटोमा हो सकता है, राइट। नर्व इंजरी, कौन कौन सी नर्व इंजरीज होंगी यहाँ पे, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इज एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो यहाँ पे सबसे कॉमन जो नर्व इंजर्ड होगी वो है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच जो है इंजर्ड हो जाएगी। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की जो है इंजरी होगी, मतलब ये सर्वाइकल सिम्पथेटिक ट्रंक इंजरी, हॉर्नर सिंड्रोम वगैरह यहाँ पे हो सकता है, राइट। बेसिकली क्या होगा, मोस्ट कॉमन जो है नर्व इंजर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे तो पहले तो नर्व का इंजरी होगा, काय की बोलेगा कि हाँ भैया मेरे को जो है
नर्व की इंजरी हो गई, कोई भी नर्व की इंजरी हुई, ठीक है ना, तो उस कारण से हो सकता है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है इंजर्ड हो जाए, राइट। रिकलेंट नर्व की इंजरी हो गई, ठीक है। ELN RLN की जो है बेसिकली इंजरी में की बात अगर करूँ तो ये हो सकता है। सर्वाइकल सिम्पैथेटिक ट्रंक इंजरी हो सकता है जो कि हॉर्नर सिंड्रोम करा सकता है, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में मैपल निमोनिक में पढ़ा होगा। यूरिनेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी से क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सब तुमने ENT में पढ़ा होगा। बायलेटरल से स्टाइडर हो जाता है। यूनिलेटरल से क्या होगा, हॉर्सनेस होगा। बायलेटरल से स्टाइडर होगा। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से हस्कीनेस होगी और इंटरनल लेरेंजियल नर्व से प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल कफ या एस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर याद होती है तो ठीक है, नहीं याद होती कोई दिक्कत नहीं है, खाली इतना लिख के आना कि यहाँ पे RLN की इंजरी हो सकती है तो काफ़ी है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारी बेसिकली नीट एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और अभी आपको थ्योरी एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अगर नीट के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर यूनिलेटर RLN की जो है वो है पालसी तो हॉर्सनेस हो जाएगी, और बायलेटरल है तो स्ट्राइडर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैरिंगोमेलिशिया की। इसमें क्या हो सकता है कि लैरिंगोमेलिशिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ थायराइड, लैरिक्स कोलैप्स, लैरिंग्स हो सकता है कोलैप्स कर जाए रिमूवल ऑफ थायराइड के बाद में। और क्या हो सकता है, थायराइड स्टॉर्म हो सकता है यहाँ पे। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ड्यू टू इंजरी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, मैनिफेस्टेस हाइपोकैल्सीमिया 2 to 5 days पोस्ट ऑपरेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू पैराथायराइड ग्लैंड। बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैराथायराइड ग्लैंड का इंजरी हुआ तो क्या होगा, ये मैनिफेस्ट करेगा कैसे, अगर इंजरी हुआ पैराथायराइड ग्लैंड में, पैराथायराइड ग्लैंड का मान लो इंजरी हो गया, समझे, तो उससे क्या हुआ, मैनिफेस्ट कैसे किया, ये हाइपोकैल्सीमिया के फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, राइट। तो 2 to 5 days पोस्ट ऑपरेटिव ये मैनिफेस्ट किया, राइट। पोस्ट ऑपरेटिव में 2 से 5 दिन के बाद, मतलब 2 से 5 डेज पोस्ट ऑपरेटिव ये मैनिफेस्ट किया ड्यू टू इंजरी टू। देखो क्या करता है हाइपोकैल्सीमिया, ये बेसिकली ड्यू टू इंजरी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड की इंजरी के कारण से ये होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक। और ये मैनिफेस्ट करता है हाइपोकैल्सीमिया फॉर्म में, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड जो है मेंटेन करता है भाई कि हाँ हाइपोकैल्सीमिया बॉडी में कैल्शियम का जो है लेवल मेंटेन करता है। तो अगर इंजरी वहीं होगी तो मैनिफेस्ट कर जाएगा हाइपोकैल्सीमिया कारण में, और 2 से 5 दिन में पोस्ट ऑपरेटिव में ये हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू पैराथायराइड। बेसिकली अगर इंफीरियर थायराइड आर्टरी का कोलैप्स कोई दिक्कत हो गया तो उसके कारण से तो पैराथायराइड ग्लैंड का भी सप्लाई चला जाएगा, उससे दिक्कत हो जाएगा। तो ये बात रही तुम्हारी थायराइडेक्टमी के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।